Good morning, students. So today we will read our second poem, Kubla Khan. So the poem is written by Samuel Taylor Coleridge. In short, we can say S.T. Coleridge. So the poem Kubla Khan is subtitled A Vision in a Dream. A fragment is also it's a subtitle. सो ये जो कविता है वो सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा लिखी गई है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1816 एंड इट इज़ सेड दैट इट वाज कंप्लीटेड इन 1797. ओके, सो सैमुअल टेलर कोलरिज जो था ही वाज एन ओपी मीटर, वो अफीम खाता था, ठीक है. एंड जब इसका प्रीफेस लिखा गया था, इस कविता का प्रीफेस लिखा गया तो उसमें लिखा था कि द पोएम कुबला खान वाज कंपोज्ड वन नाइट आफ्टर ही एक्सपीरियंस्ड एन ओपियम इन्फ्लुएंस्ड ड्रीम आफ्टर रीडिंग ए वर्क दैट वाज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिटी दैट इज़ कॉल्ड जांगडू. ओके, तो ये जो कुबला खान है ये एक अफ़ीम के नशे में उसने कोई एक ख्वाब देखा था और कहते हैं कि यदि ये कविता उसने जितना ख्वाब देखा है उसकी शायद कोई 1% या फिर 2% हिस्सा है, या फिर कह सकते हैं कि ये कविता बहुत बड़ी होती यदि उसको वो लिखने का टाइम मिल गया होता, या फिर जब वह कविता लिख रहा था तो ये किसी एक स्ट्रेंजर के द्वारा डिस्टर्ब कर दिया गया था, इस कारण ये कविता इतनी छोटी रह गई, वरना ये कविता बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती थी. तो चलो ठीक है, ये बात हम बाद में कर लेंगे कि कविता क्या है, कविता किस कंडीशन में लिखी गई थी एंड कविता के क्या हैं, और ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ लेंगे. बिफोर दैट वी शुड नो समथिंग अबाउट Samuel Taylor Coleridge, because first of before the poem we need to know some background of Samuel Taylor Coleridge. हमें लेखक का बैकग्राउंड देखना है. तो Coleridge was a friend of William Wordsworth, and विलियम वर्ड्सवर्थ हैं एंड एस.टी. कोलरिज हैं, रॉबर्ट सदे हैं, लॉर्ड बायरन है, पी.बी. शेली है, जॉन कीट्स है. ये जो लोग हैं ये रोमांटिक एज के राइटर्स माने जाते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग अबाउट एस.टी. कोलरिज इज दैट ही इज़ ए रोमांटिक राइटर and he was born in 1772 and died in 1834. He was a literary critic. He was also a poet, and with William Wordsworth he has written a lyrical ballad. So Wordsworth and S.T. Coleridge ने मिलकर एक बड़ी किताब लिखी थी, एक कविताओं का कलेक्शन लिखा था जिसको कहा जाता है लिरिकल बैलाड. दैट वाज पब्लिश्ड इन 1798 एंड द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज. एंड इस कलेक्शन में इसने ऑलमोस्ट या फिर मैं यदि सही हूँ तो 4 कविताएं इसने लिखी थी, बाकी जो कविताएं थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है. सो कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों अच्छे दोस्त थे, बट ना देयर वर सम controversy about the nature of there was some controversy between Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. Controversy in the ideas कि कविता कैसे होनी चाहिए. तो फॉर वर्ड्सवर्थ पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन. वर्ड्सवर्थ के अनुसार ये था कि पोइट्री है वो
कॉमन लैंग्वेज में होनी चाहिए या फिर आम आदमी की कविताएं होनी चाहिए, और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है दैट शुड बी अबाउट द नेचर एंड कॉमन मैन. बट Coleridge went contrary to the Wordsworth and he said आम आदमी की जो कविता है that cannot be a लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, कि लैंग्वेज की जो पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो आम आदमी की लैंग्वेज नहीं हो सकती. ये दोनों में काफ़ी अंतर इसमें दिखाया गया था. एंड इसके साथ साथ हम देखें तो ही ऑल्सो रोट सम कन्वर्सेशनल पोइम्स. तो यहाँ कन्वर्सेशनल पोइम्स है, द टर्म कन्वर्सेशनल पोइम इज कॉइन्ड बाय जॉर्ज मैकलिन हार्पर. ठीक है, तो इस कविता में ये होता है कि स्पीकर ब्रिंग्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप एंड इवोक्स द पोइम्स प्रोसेस ऑफ मेमोरी, थॉट्स, एंटिसिपेशन एंड फीलिंग्स. तो कुछ कविताएं जो एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखी गई हैं उनको कन्वर्सेशन पोइम्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि फियर्स एंड सॉलिट्यूड है, डिजेक्शन एंड ऑड टू विलियम वर्ड्सवर्थ. उसने कविता लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में भी. फ्रोस्ट एट मिडनाइट, द नाइटिंगेल, ए कन्वर्सेशन पोइम. ठीक है, तो यहाँ से ये जो टर्म है वो यहाँ से निकल के आई है. ए कन्वर्सेशन पोइम इज सब टाइटल ऑफ द नाइटिंगेल नाम की जो कविता जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी. इसने एलोयन हार्बिन एक कविता लिखी थी, दैट इज़ ऑल्सो ए कन्वर्सेशन पोइम. ठीक है, तो बहुत सारी कविताएं इसने लिखी थी. इसके साथ साथ उसने कुबला खान लिखी है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं. राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर लिखी है. उसने क्रिस्टाबेल लिखा है. इसके साथ साथ उसने एक बहुत बड़ा क्रिटिकल वर्क लिखा है, दैट इज़ बायोग्राफिया लिटरेरिया, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1817. एंड शुरुआत में हमने बताया था कि यह अफीम खाता था. कुछ लोग बताते हैं कि इनको मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम्स थी और वो बचपन में ये बहुत सारी बीमारियों से गुजरे हैं और बहुत सारा इलाज उनको ज़िंदगी भर चलता ही रहता था. तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने किसके बारे में देखी हैं, सैमुअल टेलर कोलरिज के बारे में देखी हैं. अब हम देखते हैं कि सैमुअल टेलर कोलरिज जो हैं वो रोमांटिक एज के राइटर थे. तो चलो कुछ चीज़ें हम ये भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रोमांटिक एज. रोमांटिक एज क्या है या फिर रोमांटिक एरा क्या है. तो रोमांटिक एरा जो है इट इज़ एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. ठीक है, दैट एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड इंडिविजुअल एंड ग्लोरी ऑफ ऑल द पास्ट एंड नेचर. ये कुछ चीज़ें हैं वो रोमांटिसिज्म के बारे में है कि रोमांटिसिज्म या फिर रोमांटिक एज के बारे में है कि ये एक मूवमेंट था और ये जो लिटरेचर का क्षेत्र था, कला का क्षेत्र था, म्यूज़िक का क्षेत्र था या फिर फिलोसॉफी का जो क्षेत्र था उसमें एक चेंज आया, अचानक से एक चेंज आया. ठीक है, और ये जो पोइट्री है, लिटरेचर है, ये अपनी चरम सीमा पे पहुंचा था. इट वाज हम कह सकते हैं कि इट वाज द रिएक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और साइंटिफिक रिवोल्यूशन या फिर साइंटिफिक इन्वेंशंस ऑल्सो. ठीक है, तो इस समय की हम बात करें लिटरेचर के क्षेत्र में तो यहाँ का जो आर्ट था, मतलब या फिर लिटरेचर था या फिर आर्ट था, ये जो रोमांटिक लिटरेचर है वो एम्फेसिस करता है इमोशंस पे. कविताओं में या फिर जो पेंटिंग थी या फिर जो म्यूज़िक था उसमें इमोशंस को ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जाती है और इमोशंस के थ्रू ही आर्टिस्टिक एस्थेटिक और आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस किया जाता है. इन्होंने सब्लिमिटी की बात करी या फिर हम बात कहें तो ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करी. उन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छे से प्रकृति का अच्छा चित्रण करने की कोशिश करी है इन पेंटिंग्स में, म्यूज़िक में या फिर कहें तो लिटरेचर में या फिर पोइट्री में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ थी. सब्लिमिटी का मतलब ये होता है कि एक आनंद की बात होती है, तो वो आनंद किसके द्वारा
दिया जा सकता था। तो उन्होंने इमोशंस को रखा, उन्होंने ब्यूटी को रखा, उन्होंने नेचर को रखा, उन्होंने एस्थेटिक्स एक्सपीरियंसेस को सामने रखने की कोशिश करी। तो ये जो रोमांटिक एरा था ये वास्तव में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट एरा माना जाता है लिटरेचर या फिर आर्ट के क्षेत्र में। यहाँ बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए या फिर बहुत सारे मतलब इन लोगों ने क्या किया कि जो उनका पास्ट था या फिर पुराने समय का जो लिटरेचर था या फिर जो हम कहें कि क्लासिकल लिटरेचर की बात नहीं करते हैं ये लोग करते हैं मिडाइवल एज का जो लिटरेचर था या फिर मिडाइवल एज का जो आर्ट था उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश से करी थी। ठीक है, तो लिटरेचर के क्षेत्र में हम देखते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर के क्षेत्र में हम यदि देखते हैं तो ये जो राइटर थे उनमें हम शामिल कर सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली है, विलियम ब्लेक है। हाँ, हालांकि विलियम ब्लेक थोड़ा सा पुराना है लेकिन इसको भी विलियम ब्लेक को भी रोमांटिक राइटर की श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद में मैरी शेली है जिसने पोइट्री के क्षेत्र में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया पर उसने एक फ्रैंकेनस्टाइन नाम का एक नॉवल लिखा था। उसके बाद में विलियम हेज़लिट है, चार्ल्स लैम्ब है। तो पोइट्री की बात करें तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज जो हैं ये अर्ली रोमांटिक्स माने जाते हैं, मतलब कि पुराने या फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्या कहते हैं रोमांटिक राइटर के बारे माने जाते हैं। उसके बाद में यदि लेटर जनरेशन की बात करें या फिर सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक राइटर हैं तो वो हम रख सकते हैं जॉन कीट्स को, लॉर्ड बायरन को है और पीबी शेली है, इनको हम रख सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे जो राइटर जिनका हमने नाम लिया था, चार्ल्स लैम्ब है, विलियम हेज़लिट है, रॉबर्ट सदे है, ये कुछ एसेइस्ट थे, कुछ क्रिटिक्स थे। तो ये सारी चीज़ें हम कुछ रोमांटिक राइटर्स के बारे में जानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट थी वैसे। और यदि हम बात करें कि रोमांटिक एज की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है तो मैंने पहले जब एस.टी. कोलरिज के बारे में बात कर रहे थे तो हम देखते हैं कि लिरिकल बैलाड के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। तो लिरिकल बैलाड जो है एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कोलाबोरेटिव वर्क है जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था। तो इसके साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। तो हमारी कविता जो है हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 12 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आगे वाले लेक्चर में हम कविता पढ़ेंगे।